करना था लाइफ प्रोसेस पे। हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। इस टॉपिक को हमको पढ़ना था। इसके पहले हम लोग एनवायरनमेंट डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनिमल ह्यूमन बीइंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो हमने इसके लास्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था और ये कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल and second is called digestive gland. Okay? Digestive system in human consists of two parts. One is called alimentary canal and second is called digestive gland. मेरी बात सुन रहे हैं? पहले हम बात करेंगे alimentary canal। आइए देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल और यू कैन से फूड पाइप, जिसके द्वारा जो है फूड जो है आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, उस फूड पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइप से एनिमल है। आपकी फूड जो आप किस तरह के फूड को ग्रहण करते हैं, आपकी फूड ईटिंग फूड हैबिट कैसी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग फूड हैबिट elementary canal the size of elementary canal are of three types। तीन प्रकार की साइज हो सकती है। जो एनिमल कार्निवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे छोटी होती है। जो एनिमल हर्बीवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबी होती है। और जो एनिमल ओमनिवोरस हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो दोनों के बीच में होती है। जो कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल सबसे छोटी होती है। सबसे जो लंबी एलिमेंट्री कैनाल है वो हर्बीवोरस एनिमल की होती है। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोरस है इसलिए उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होगी वो दोनों के बीच में। बात समझ आ रहा है? आइए स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट्री कैनाल को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आइए पहले हम आपको ह्यूमन बीइंग्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो आपको हम बताते हैं इजी वे में। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे एग्जामिनेशन में आता है, ड्रा द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर ये फिगर आता है ड्रा करने के लिए तो कैसे ड्रा करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत इजी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ध्यान से देखिए, ठीक? आइए देखिए, अगर हमको एलिमेंट्री कैनाल बनाना है तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर आसानी से बना लीजिए। स्क्वायर तो बना सकते हैं। ये देखिए, एक स्क्वायर बना लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम इजी वे में ड्रा करेंगे वो हमको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बना लिया। ओके, नाउ अब ये जो है
इसको आप इस तरह से बना लीजिए, इस तरीके से, ठीक। उसी तरह से आगे हम यहाँ देखिए, इसकी मिड पॉइंट से लेकर ऐसे और ठीक। अब ये ऊपर की लाइन को आप इरेज कर दें, यहां भी ऊपर लाइन इरेज कर दें। कैसे आपको यूनिटी कैनाल यानी डैश सिस्टम का फिगर ड्रा करना है तो देखिए, अब इसके चारों इसके साथ इस पर ड्रा, ठीक बन गया। अब क्या करना है, अब देखिए इसका जो मिड पॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर, इसके दोनों आप पैरेलल लाइन खींच लीजिए इस तरह से, ठीक। अब इसका जो मिड पॉइंट है ये इसका मिड है, यहां से लाइन खींचिए मिड सेंटर से, ठीक। कोई दिक्कत? अब इसी पर हम दूसरी लाइन खींचिए, अब यहीं पर आप मैनुअल ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे, और यहां से आप सी के तरह स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है? अब यहीं पर यहां पर रोज की पत्ती की तरफ रोज की आपने देखी होगी, उसके तरह का स्ट्रक्चर बनाना, बात समझ आ रही है? अब यहां से एक पॉइंट और निकाल दीजिए, एक लाइन यहां से निकालते हैं, ठीक। एक लाइन और सिवाय लगे मोबाइल के बना दें, और इसको जो है एक नीचे से छोटा सा गोला बना दीजिए। अब यहां एक लाइन खींच दीजिए, और इन दोनों को कैसे मिला समझ आ रही है आपको? अब ये तो क्या बना मेन स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फेस बनाने के लिए, तो फेस बनाने में दिक्कत आ रही है
वो हम उसको बहुत ईजी वे में आपको समझाते हैं। आप टेबल काउंटिंग तो जानते हैं, 1 2 3 4। इसी 1 2 3 4 इसी 4 नंबर को लेकर के हम फेस प्रोग्राम करेंगे। ठीक, आगे देखिए कैसे। ये देखिए ठीक, इसी को लेकर के आप टू बना लीजिए। टू बन गया। इसी को लेकर के आप टू ड्रा कीजिए। 1 ड्रा किया हमने, अब इसी को इसी 1 के नीचे पोर्शन लेकर हम 2 ड्रा करना। और यहीं से आप 3 बना लीजिए। इसी को देखा आपने। अब इसी को 3 को ये फोर ड्रा करना। अब इसी 4 को 1 इसी 1 के निचले पोर्शन से लेकर हमने 2 ड्रा किया, और 2 को लेते हुए इसी से हमने 3 बनाया, और 3 के निचले पोर्शन को लेकर हमने 4 ड्रा कर दिया। देखिए अब इसी को आप ऐसे मान, इसी तरह से इस साइड में बन गया। बात समझ आ रही। अब इसको इसके फेस से मिला बन गया हमारा। अब यहां से एक नली इससे मिला दी, और एक नली एक टिप इससे मिला 2 से। बात समझ आ रही है, कितना आसान फिगर है। और फिर यहां से बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ठीक, अब यहां देखिए ध्यान से, अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका माउथ, यहां तो पीछे जाएंगे, ये रीजन इसके पीछे, ठीक पीछे इसके, दिस इज बकल कैविटी। बात समझ आ रही। अब जरा यहां देखिए, थोड़ा सा फिगर छूट गया है। अब इसके अंदर जो है इसी सी को लेते हुए इस तरह से ये इस तरह से ये देखिए, और यहीं से एक छोटा सा फिंगर का प्रोजेक्शन निकाल दीजिए। ठीक, बात समझ आ रही। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। अब देखिए, दिस इज द माउथ, ये रास्ता नोज का है। ये देखिए, ये नोज का रास्ता है, ये माउथ का रास्ता है। माउथ इसके पीछे ठीक, ये बकल कैविटी, इसके पीछे यहां चलेंगे, ये दिस रीजन इज कॉल्ड फेरिंक्स। दिस इज कॉल्ड इसोफेगस। स्टमक, this is called pancreas. ये पार्ट जो है this is called liver, and bag-like structure this is called gallbladder. Gallbladder. This is the
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, this is anus, and this structure is called vermiform appendix. Vermiform appendix. ठीक, अगले ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? ये देखिए, एलिमेंट्री कैनाल माउथ, सेकेंड बकल कैविटी, थर्ड pharynx, this is esophagus, stomach, and fifth is called intestine. और इंटेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से माउथ से हो रहा है, ये जो ट्रांसवर्स कोर है इसको हम कहते हैं माउथ। माउथ जो ही पीछे जाएगा, माउथ पीछे की ओर जहां पर ओपन होता है वो पार्ट्स कहलाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट्स है जहां पर आपके टीथ, टंग और पैलेट ये सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं, वो पार्ट्स कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल का बकल कैविटी। माउथ के ठीक पीछे जब आप जाएंगे, पीछे जो ही इंटर करेंगे तो वहां पे आपको टीथ मिलेगा, टंग मिलेगा, पैलेट मिलेगा। तो जो टीथ, टंग और पैलेट ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के जिस पार्ट्स में मौजूद होते हैं वो पार्ट कहलाता है आपका बकल कैविटी। बकल कैविटी जब पीछे की ओर जाएगा तो पीछे में बढ़ता हुआ बिहाइंड ये बकल कैविटी जिस आर्गन में खुलता है उसको हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो ध्यान से देखिए, ये जो माउथ के रास्ते का फेरिंक्स है दिस इज कॉल्ड नासोफेरिंक्स, और ये जो फेरिंक्स यहां जो नोज के रास्ते में आता है दिस इज कॉल्ड नासोफेरिंक्स। फेरिंक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। माउथ के रास्ते का जो फेरिंक्स है, बकल कैविटी जहां पर खुलती है पीछे की ओर वो कहलाता है ओरोफेरिंक्स, और आपका नोज पीछे की जहां खुलता है वो कहलाता है आपका नासोफेरिंक्स। तो जब ध्यान से देखिए, ये फेरिंक्स, नासोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स ये दोनों जाकर यहां मिल गए, ये रास्ता कॉमन हो गया तो ये रीजन कहलाता है आपका लैरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स इज आल्सो थ्री टाइप्स, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंक्स। तो फेरिंक्स तीन पार्ट्स में डिवाइड है। वो फेरिंक्स जहां पर बकल कैविटी खुलती है, इन बकल कैविटी के पीछे वाला जो फेरिंक्स है वो कहलाता है ओरोफेरिंक्स। नोज के पीछे का जो फेरिंक्स है जहां पर नासक कैविटी खुलती है, तो जहां पर नोज के पीछे का जो फेरिंक्स है वो कहलाता है आपका नासोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स जहां पर जाकर के एक जगह मिल जाते हैं वो रास्ता कहलाता है लैरिंगोफेरिंक्स। अगर इसको स्ट्रक्चर दिखाएं थोड़ा सा तो हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल याद रखिए, अब फूड जो था आपकी इसी माउथ के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर वो सलाइवा से मिक्स होता है, यानी जो सैलिवरी ग्लैंड है वो भी कहां मौजूद है आपके बकल कैविटी के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? माउथ पीछे की ओर जहां खुलता है, जिस आर्गन में खुलता है वो आर्गन कहलाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल का वो आर्गन है जहां पर टीथ, टंग, पैलेट और सैलिवरी ग्लैंड ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो फूड जब बकल कैविटी में जाएगा तो वहां पर वो ग्राइंड होगा, ग्राइंड होने के बाद वो किससे मिक्स होगा? सलाइवा से, और जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है उस फूड को हम कहते हैं बोलस। फूड गया माउथ में जाकर के फूड ग्राइंड होगा, पीसा जाएगा। ग्राइंड होने के बाद फूड जो है आपके सलाइवा से मिक्स होगा,
तो जो सलाइवा मिक्स्ड फूड है उसको हम कहते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है इस फाइरिंग्स और इस ओइसोफेगस से होता हुआ कहां पहुंचेगा? आपके स्टमक में। ध्यान रखिए, स्टमक पहुंचेगा। ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ओइसोफेगस में कुछ नहीं होता। ओइसोफेगस का सिर्फ फंक्शन है बोलस को, यानी जो बोलस कहां बन गया था? बगल के एक्टिव, उस बोलस को स्टमक तक पहुंचाना, यही फंक्शन है आपके ओइसोफेगस का। बात समझ आ रही? अब ओइसोफेगस में जो बोलस जिसमें सलाइवा मिक्स्ड फूड है, जो सलाइवा मिक्स्ड फूड होता है उसको हम बोलस कहते हैं। अब बोलस को ये एलिमेंट जो ओइसोफेगस है वो कैसे आगे ले जा रही है? कैसे बोलस जो आगे की ओर जा रहा है? बोलस जो है जिस मूवमेंट से आगे की ओर बढ़ता है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बात समझ आई? पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? ऐसे समझिए, ये देखिए, मान लीजिए ये बोलस है। बोलस मींस ऐसा फूड जो सलाइवा से मिक्स है, तो सलाइवा से जो मिक्स हुआ फूड है उसी को हम कहते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है इस ओइसोफेगस में आगे कैसे बढ़ेगा? ये बोलस जो है इस ओइसोफेगस में आगे की ओर मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता कैसे है? जरा ध्यान से देखिए, ये पोर्शन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड को आगे को क्या करेगा? पुश करेगा। जब फूड यहां पहुंचेगा तो फिर यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरह से। तो जब यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड आगे मूव करेगा। तो जो आपके ओइसोफेगस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे फूड आगे की ओर यानी स्टमक की ओर मूव कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फूड माउथ में गया, ग्राइंड हुआ, सलाइवा से मिक्स हुआ, तो सलाइवा से जो मिक्स फूड है उसको हम कहते हैं बोलस। बोलस इस ओइसोफेगस में कैसे आगे बढ़ रहा है? बोलस जो है इस ओइसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ रहा है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता क्या है? आपकी जो ओइसोफेगस की वॉल है वो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो फूड है यानी जो बोलस है उसको आगे की ओर पुश करेगी, यानी किधर पुश करेगी? स्टमक की तरफ। तो जो फूड को अगर कॉन्ट्रैक्ट होकर के ओइसोफेगस अगर स्टमक की ओर पुश कर रहा है तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कहलाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बात समझ आ रही है? अब फूड पहुंचा आपके स्टमक में, जब स्टमक में फूड आएगा तो यहाँ पर जो एंजाइम बन रहा है वो फूड से मिक्स होंगे, यानी यहाँ जो एंजाइम बन रहा है स्टमक के अंदर वो फूड से मिक्स होंगे। तो जो एंजाइम स्टमक में बनते हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl भी है और बहुत सारे प्रोटीन की डाइजेशन करने वाले एंजाइम भी मौजूद है। तो जब बोलस यहाँ पहुंचेगा तो HCl से मिक्स होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है उससे मिक्स होगा। तो गैस्ट्रिक जूस में HCl भी आएगा, तो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होने के बाद वो फूड का पार्शियल डाइजेशन होगा। तो गैस्ट्रिक जूस से मिला हुआ फूड है जिसका पार्शियल डाइजेशन हो गया है, ऐसे फूड को हम कहते हैं काइंड। बात समझे? यहाँ का फूड क्या कहा था? बोलस। बोलस क्या होता है? वो फूड जो सलाइवा से मिक्स है, ग्राइंडेड और सलाइवा से मिक्स हुआ फूड कहलाता है बोलस। ये बोलस इस ओइसोफेगस से होता हुआ पहुंच जाएगा आपके स्टमक में। स्टमक में ये HCl और गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होगा। गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होगा तो इसका पार्शियल डाइजेशन होगा, इसका डाइजेशन हुआ, लेकिन डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं इसका पार्शियल डाइजेशन हुआ। तो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो गैस्ट्रिक जूस से मिला हुआ है इसी को हम कहते हैं काइंड, यानी मिक्सचर ऑफ पार्शियल डाइजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड काइंड। यहां पर बोलस था और यहां पर फूड आया तो उसको हम क्या कहेंगे? काइंड। तो काइंड क्या था? ऐसा फूड, ऐसा बोलस जो पार्शियल डाइजेस्टेड हो और उसमें गैस्ट्रिक जूस मिला हो। तो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड और जो गैस्ट्रिक जूस का जो मिक्सचर है इसी को हम कहते हैं काइंड। अब यहां से काइंड जो है ये पहुंचेगा आपके इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन पहुंचेगा तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये देखिए लीवर की ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आ रही यहाँ पर, और पैंक्रियाज और लीवर के द्वारा जो बना हुआ एंजाइम है वो जितना बचा कुचा फूड था जिसका डाइजेशन हो नहीं पाया था वो सारा डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
सारा डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? माउथ में डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ किसका डाइजेशन हुआ? प्रोटीन का। लेकिन अभी भी फूड जो फैट का अभी भी कहीं डाइजेशन नहीं हुआ। तो पूरा फूड जो फैट है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा? आपके इस ड्यूडेनम के पार्ट, यानी जो सी लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहीं पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। बस समझ आ गई? यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हुआ। डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो फूड बनेगा उसको हम कहते हैं काइल। बात समझ आई? जी देखिए, फूड जब माउथ में था, बकल कैविटी में था, उसको हम बोलस कहते थे। बकल कैविटी से स्टमक में आया तो वो कहलाया काइन, और काइन से यहाँ आएगा जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो उस फूड को हम कहते हैं काइन। और यही काइन जो है आपकी इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। बस समझे? तो काइन जो एब्जॉर्ब हो गया और जो फूड अनएब्जॉर्ब हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो पहुंच जाएगा आपके इस लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जो काइल है, जिसमें जो काइल एब्जॉर्ब हो गया और जो काइल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो कहां पहुंच जाएगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, वो पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर फूड के डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती। बात समझ? वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेमी सॉलिड फूड है वो इस एनस के रास्ते क्या होगा? बॉडी से बाहर चला। दिस प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। मेरी बात समझ में? फिर समझिए ध्यान से। ये माउथ ये छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है, ये माउथ है। माउथ जब पीछे जाएगा तो माउथ पीछे जिस आर्गन में खुलता है उस आर्गन को कहते हैं बकल कैविटी। और ये बकल कैविटी जो आर्गन है जहां पर टीथ, टंग, पैलेट, सैलिवरी ग्लैंड, ये सारे आर्गन जो है इसी बकल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। बकल कैविटी में क्या होगा? बकल कैविटी में जो फूड है वो सलाइवा से मिक्स होगा और ग्राइंड किया जाएगा। ग्राइंडेड फूड जो है, जो सलाइवा से मिक्स है, ऐसे फूड को हम कहते हैं बोलस। बोलस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये ओसोफेगस से होता हुआ पहुंचेगा कहां पर? स्टमक में। स्टमक में जब पहुंचेगा तो यहां पर एसियल और गैस्ट्रिक जूस उससे मिक्स होगा। जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स होगा तो जो बोलस है उसका पार्शियल डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन होगा। जब पार्शियल डाइजेशन होगा तो जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है जिसमें गैस्ट्रिक जूस मिला हुआ है, ऐसे फूड को हम कहते हैं काइन। यहां बोलस था, यहां काइन बन गया। अब काइन जो था वो इस स्टमक से निकल करके पहुंचेगा इस इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। जो कंप्लीट डाइजेशन होगा तो उस कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो सबस्टेंस बनेगा उसको हम कहेंगे काइन। बात समझ? ये काइन जो है, इस काइन को जो गैस्ट्रिक फूड है उसको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर देगी। और जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। ये बात समझ आई? लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हुआ। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस एनस के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस कहलाएगा इजेशन। इस तरह से आपकी पूरी एलिमेंट्री कहलाएगा। बात समझ आ रही? अब हमारे पास कुछ ग्लैंड है, ये देखिए, लीवर, पैंक्रियास। आइए थोड़ा इसके बारे में पढ़ा जाए। और पहले हम बात करते हैं थोड़ा टीथ वाले बारे में, डिटेल में पढ़ लेते हैं। आइए दस को रिप्लेस करते इसको। हम बात करते हैं टीथ वाले, ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ पहले इनका डेंटिशन पढ़ा था, किस तरह की टीथ है, डेंटिशन। देखिए अब तो
डेंटिशन की बात कर रहा है ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स का जो डेंटिशन है दैट्स कॉल्ड थिकोडॉन, हेटेरोडॉन एंड डायस्टेरोडॉन। डेंटिशन का मतलब क्या होता है, हम ये देखेंगे डेंटिशन में कि ह्यूमन बींग्स में कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, ये कैसे जो है आपके माउथ के अंदर अरेंज है, कितनी बार आपके जीवन में टीथ निकलते हैं और किस तरह से आपकी जबड़े से ये अटैच है। तो ये सारी चीजों को हम जिसमें ऑब्जर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड डेंटिशन। तो डेंटिशन क्या है ह्यूमन बींग्स का, थिकोडॉन, हेटेरोडॉन एंड डायस्टेरोडॉन। थिकोडॉन क्या होता है, अगर टीथ जो है, जो आपकी जा है, जो जबड़ा है, उस जा बोन से निकलते हैं तो ऐसी डेंटिशन कहलाती है थिकोडॉन। जो जा है, जबड़े की जो बोन्स है, उसमें जो एल्वियोली है, उस एल्वियोली से अगर टीथ ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, ये कंडीशन कहलाती है थिकोडॉन। हेटेरोडॉन क्या है, मैन में कई प्रकार के टीथ हैं, सबका शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन ये सारे अलग अलग हैं, इसलिए इसको कहा गया हेटेरोडॉन। आप में 4 प्रकार के टीथ हैं, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, सबके फंक्शन, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, इसलिए कंडीशन कहलाती है हेटेरोडॉन। डायस्टेरोडॉन क्या है, मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक बिल्क टीथ जो कि जिनकी संख्या 20 होती है, वो सारे टीथ गिर जाएंगे, उसका स्थान नेट टीथ आ जाएंगे, तो जो नेट टीथ आ गए दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। इस तरह से मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, टीथ 2 बार निकलते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है डायस्टेरोडॉन। बात समझ आ रही है? अगर टीथ जो है, जबड़े की जो जा है, उसके बोन्स की एल्वियोली से अगर बाहर निकलती है तो वो कहलाता है थिकोडॉन। क्योंकि टीथ अलग अलग प्रकार के हैं, सबका फंक्शन अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोडॉन। जीवन में मनुष्य के 2 बार दांत निकलता है, इसलिए ये कंडीशन कहलाती है डायस्टेरोडॉन। बात समझ आ रही है? नहीं समझ नो। अब हम देखते हैं इसका डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला देखा है, डेंटल फार्मूला तो मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलती है, जो दांत जो है बचपन निकलते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, वो सारे दांत गिर जाएंगे, उसके स्थान पे नए दांत आ जाएंगे, नए टीथ आ जाएंगे, और कुछ टीथ को हम कहेंगे परमानेंट टीथ। तो जो दांत बचपन निकले उनकी संख्या कितनी थी? 20। तो कौन कौन से टीथ हैं जो बचपन निकलते हैं और कौन कौन से टीथ हैं जो परमानेंटली निकल जाते हैं? तो आइए देखते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ ध्यान से देखिए, इसका डेंटल फार्मूला अब जब ध्यान देखिए, I is the symbol of incisor, C is the canine, PM this is the premolar and fifth is the molar। तो आप में 4 प्रकार के टीथ हैं, कौन कौन से? इंसाइजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, and fourth is called molar। सबका शेप, साइज और फंक्शन अलग अलग है। इंसाइजर जो सामने टीथ दिख रहा है वो इंसाइजर है। साइड में 2 नुकीले टीथ
अगर आप डॉग वगैरह को देखिए, कुत्ते वगैरह को, तो उनकी टीथ ज्यादा नुकीली होती है। तो जो नुकीले टीथ है वो क्या है? कैनाइन है, और इसी कैनाइन से ना कार्निवोरस है। तो जिस एनिमल में कैनाइन टीथ वेल डेवलप होगी वो कार्निवोरस होता है, क्योंकि कैनाइन जो टीथ है उसका फंक्शन होता है जो मांस है, जो फ्लैश है, उसको टीयर करना, उसको चीरना, यही काम है इस कैनाइन टीथ का। तो जितने कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनमें कैनाइन टीथ जो है वेल डेवलप होती है। आप शेर को देखिए, चीता को देखिए, कुत्ते को देखिए, सबकी जो कैनाइन टीथ है वो वेल डेवलप, उनकी लंबाई जो है वो आपसे ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा डेवलप है। इंसाइजर का फंक्शन क्या है? काटना, कटिंग करना। ये जो टीथ है इसका फंक्शन जो है कटिंग करने के लिए, ये जो है मांस को छीलने के लिए, और ये जो दो टीथ है इनका फंक्शन है ग्राइंड करना, पीसना, मुझे कुछ चबाना। ये दोनों काम करते हैं ये प्रीमोलर और मोलर। ये बात समझ आई? तो आइए देखते हैं कि जो बच्चे हैं, जो मिल्क टीथ निकलती है उसकी संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे जो हमारा अपर जा और लोअर जा है इसको हम हाफ साइड से ले रहे हैं, यहाँ से हाफ साइड से काउंट कर रहे हैं। यानी जो हमारा अपर जा है वो हाफ साइड, लोअर जा हाफ साइड। हम ऊपर टीथ दिखा रहे हैं ये अपर जा को शो करता है, नीचे जो दिखा रहे हैं ये लोअर जा को शो करता है। और दिया कैसे क्या है? आपके जो जबड़ा है, जो जा है उसके हाफ साइड से, यहाँ से एक साइड। बात समझ आ रही? देखिए, तो अगर हम देखेंगे बच्चों में, तो बच्चों में हाफ साइड से अपर जा में इस साइड, यहाँ से इधर नहीं जाना, सिर्फ इस साइड, ठीक है। तो अपर जा में हाफ साइड से देखेंगे तो इधर दो इंसाइजर मिलेंगे, एक कैनाइन मिलेगी। बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा, बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होती है। मोलर कितनी है? 2 है। तो अगर हाफ जा में दिया गया अपर जा में, अगर हाफ साइड से हम लेते हैं तो टोटल टीथ कितनी हाफ साइड में? 2, 1, 3 और 2, 5। अगर हाफ साइड से 5 टीथ है तो पूरी जा लेनी जाए, अगर अपर तो कितनी टीथ हो जाएगी? 10। अगर अपर जा हाफ साइड में 5 टीथ है तो अपर जा की पूरे साइड में कितनी टीथ हो जाएगी? 10। उसी तरह से लोअर जा में देखिए, हाफ साइड से 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट है और मोलर, यानी हाफ साइड से जो लोअर जा है उसमें भी हाफ साइड में सिर्फ 5 ही टीथ दिख रहे हैं, 2, 1, 3 और 2, 5। अगर हाफ साइड में 5 टीथ है तो टोटल कितने हो जाएंगे? पूरे जा में 10। हाफ साइड में 5 तो पूरे जा में 10, तो 10 अपर जा में होगा, 10 लोअर जा में होगा, टोटल टीथ की संख्या कितनी होगी? 20। तो मिल्क टीथ की जो संख्या होती है ह्यूमन बीइंग्स में वो कितनी है? 20। ये सारे मिल्क टीथ जो है वो सारे गिर जाएंगे, सारे गिर जाएंगे और इसके स्थान पे नए टीथ आ जाएंगे। जो नए टीथ आएंगे दैट टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। इस तरह से मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकले, इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइफिल। ठीक, देखिए अब हम परमानेंट टीथ को देख लेते हैं। देखिए, इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 is equal to 30. 8 to 2 is equal to 30. ठीक, अब देखिए, अब जब ध्यान से कितनी चीज है, ये अपर जा है और जो नीचे लिखा गया है ये लोअर जा को शो कर रहा है। अपर जा में हाफ साइड, इस तरह से हाफ साइड, पूरा पूरा जा नहीं है ना आपको, सिर्फ अपर जा में हाफ साइड की काउंटिंग कीजिए। अगर हाफ साइड की पता चलेगा तो पूरे जा में कितनी चीज होगी ये पता चलेगा। तो देखिए, तो अपर जा में जो हाफ साइड से जो चीज काउंट कर रहा है तो कितने इंसाइजर? 2 इंसाइजर, हाफ साइड 2 इंसाइजर, एक कैनाइन 3, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। तो 2, 1, 3, 3, 2, 5 और 5, 3, 8, यानी अपर जा में हाफ साइड में 8 टीथ है। अगर हाफ साइड में 8 टीथ है तो पूरे जा में, अपर जा में कितनी टीथ होगी? 16। उसी प्रकार लोअर जा में हाफ साइड से देखिए, यहाँ से हाफ साइड, तो हाफ साइड से देखेंगे यहाँ देखिए 2, 1, 3, 2, 5 और 3। तो लोअर जा में हाफ साइड में 8 टीथ है, तो लोअर जा में पूरे अगर जा में देखा जाए तो कितनी टीथ हो जाएगी? 16। तो 16 टीथ अपर जा में, 16 टीथ लोअर जा में, टोटल टीथ कितनी हो गई?
32। बात समझ? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कितने टीथ मनुष्य के जीवन में, मैन के जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं। तो कितने टीथ एक बार निकल रहे हैं? सिर्फ 12। तो ध्यान से देखिए 12, क्योंकि जो मिडिल टीथ थी वो तो 20 थी, तो जो 20 टीथ जो गिर गई, जो डिस्ट्रॉय हो गई, उसके साथ 20 टीथ और आ गए, और 20 में 12 एक्सट्रैक्ट हो गए, ये 32 ऐड हो गए। यानी 20 टीथ तो दोबारा निकली, जो 12 यानी जो 12 टीथ थे वो एक्स्ट्रा निकल गए। तो जीवन में कितने टीथ सिर्फ एक बार निकले? 12। और मनुष्य के जीवन में कितने टीथ 2 बार निकलते हैं? उनकी संख्या कितनी होती है? 20। 20 मिड टीथ था और 20 फिर ये भी निकला परमानेंट टीथ में, तो 20 जो गिरा वो भी निकला, उसके बाद 12 और भी निकल गए। तो 20 टीथ तो 2 बार निकला, एक मिड टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ में। तो परमानेंट टीथ में भी 20 टीथ निकल रहा है। तो इस तरह से 20 टीथ जो है जीवन में 2 बार निकल रहा है, लेकिन 12 टीथ जो है जो एक्स्ट्रा निकल गया इसमें, वो जीवन में सिर्फ एक बार निकल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, एनटीएससी वाला एनटीएससी कंपटीशन आप देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोडॉन। मनुष्य के जीवन में, मैन के जीवन में कितने टीथ जो है सिर्फ एक बार निकलते हैं? उनकी संख्या कितनी होती है? 12। मैन की लाइफ में कितने टीथ 2 बार निकलते हैं? उनकी संख्या कितनी होती है? 20। बात समझे? 20 टीथ जीवन में 2 बार, 12 टीथ जीवन में 1 बार। बात समझे? नो। हम बात करेंगे पैरेट। देखिए, जो बकल कैविटी का जो रूफ है, आप जिप को ऊपर टच कराइए, अगर जिप को ऊपर टच कराएंगे तो आप देखेंगे जो ऊपर टच करा रहे हैं वो कहलाएगा बकल कैविटी का रूफ। जैसे देखिए ये रूफ है, देख रहे हैं, इस रूम का रूफ कौन है? ये। उसी तरह से आप बकल कैविटी में जब जीभ को ऊपर टच कराएंगे तो जो ऊपर का पोर्शन है वो कहलाता है आपका पैलेट। तो अब जब जीभ को ऊपर टच करा के देखिए, जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आगे का जो पैलेट है वो थोड़ा रफ है और पीछे का जो पैलेट है वो स्मूथ है। टच करा के देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। तो जो ऊपर का पैलेट है और ऊपर का जो रूफ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा रफ दिखाई दे रहा है और जो पीछे का पोर्शन है वो स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो आगे का पोर्शन जो रफ है तो और पीछे का पोर्शन स्मूथ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैलेट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट स्मूथ पैलेट and you can say smooth hard palate and second is called soft palate. Okay. अब जो आपकी बकल कैविटी के जो छत है, इसकी जो रूफ है, उसको आप जीभ से टच करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो रूफ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नजर आएगा। जो पीछे का जो पोर्शन है वो स्मूथ है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा रफ है, उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फूड को पीछे की ओर जाना है, फूड को आगे नहीं आना। अगर आगे का जो पैलेट होता, अगर वो सॉफ्ट होता तो फूड जो है ग्राइंड करते समय स्लिप करके माउथ से बाहर आ जाता। तो फ्लूइड जो है माउथ से बाहर ना आ पाए, इसलिए नेचर ने हमारे आगे के पैलेट को रफ बनाया, हार्ड बनाया, ताकि फूड जो है स्लिप करके माउथ से बाहर निकले। फूड को जाना है पीछे, इसलिए पीछे का जो पैलेट है वो सॉफ्ट है और स्मूथ है, ताकि फूड जो है आसानी से आपके फेरिंग्स में चला जाए। बात समझे? अब बात करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स देखिए इसको अलग से।
फेरिंग्स। अगर हम आउटलाइन स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ध्यान से देखिए इसको, ऐसे समझिए हम फिगर में ड्रा किए थे। ये देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ऐसे समझिए इसको। ये जो रास्ता है इसका ट्रैकिया, ये रास्ता ओसोफेगस, इसोफेगस, ये जाएगा आपके लंग्स में और ये जाएगा आपके स्टमक में, ये रास्ता। ठीक, ये रास्ता देखिए आपकी माउथ का रास्ता, अभी हम फिगर में ड्रा करके आपको दिखाया था। और ये जो रास्ता आपका नोज का रास्ता है, ये नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स, और ये जो रास्ता जिसका ओरोफेरिंग्स, ये जहां दोनों मिल गए ये रास्ता कहलाता आपका लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, अब ध्यान से देखिए, फूड यहां से जा रहा है माउथ से गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी से बढ़ता हुआ ये पहुंचेगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये जो नोज के रास्ते का फेरिंग्स है वो नासोफेरिंग्स कहला रहा है, जो माउथ के रास्ते का फेरिंग्स है वो ओरोफेरिंग्स कहला रहा है। एक बात समझ आ रही? नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स बैक साइड में पीछे की ओर जा करके एक जगह दोनों रास्ता कॉमन हो गया, तो जहां पर ये दोनों रास्ते कॉमन हो जाते हैं वो स्थान कहलाता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स पीछे की ओर बढ़ते हुए जहां पर आपस में मिल जाते हैं, जहां पर दोनों रास्ता कॉमन हो जाता है वो स्थान कहलाता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स। अब देखिए ये जो साइड है डार्सल साइड, ये जो है वेंट्रल साइड, जो अर्थ की ओर है वो वेंट्रल साइड और जो स्काई की ओर है वो कहलाता है आपका डार्सल साइड। ये देखिए ये हमारा अर्थ की ओर है, अगर अर्थ की ओर है तो ये जो साइड है ये कहलाएगा वेंट्रल साइड और ये जो साइड है ये कहलाएगा डार्सल साइड। समझ में? जो स्काई की ओर है वो डार्सल साइड, जो अर्थ की ओर है वो वेंट्रल साइड। तो जरा ध्यान देखिए ये वेंट्रल साइड है ये डार्सल साइड। तो यहाँ लैरिंगोफेरिंग्स फूड यहाँ से पहुंचा, फूड यहाँ से होता हुआ यहाँ आया, अब फूड को जाना किस रास्ते में, फूड को कहाँ जाना है, इस ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में। ये फूड क्या है, बोलस है, बगल कैविटी में सलाइवा से मिक्स हो गया, बोलस बन गया, ये बोलस मूव कर रहा है, इस बोलस को जाना कहाँ पे, स्टमक में, और यहाँ पे दोनों रास्ता कॉमन है। अगर ये रास्ता कॉमन हो गया तो फूड तो आपकी इस विंड पाइप में जा सकता है, इस ट्रैकिया के अंदर जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, जो लंग्स की तरफ जा रहा है वो इसमें भी जा सकता है। बात समझ आ रही है? तो होता क्या है कि जब फूड यानी जब बोलस यहाँ पहुंचेगा ये जो एपिग्लॉटिस है वो नीचे गिर जाएगी, ये एपिग्लॉटिस नीचे गिर जाएगी इस तरह से। जब नीचे जाएगी तो वो इस रास्ते को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। जब क्लोज कर देगी तो फूड जो है इस रास्ते में न जाकर के वो इस रास्ते से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में। बात समझ आ रही? इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय आप ज्यादा बात न करें, क्योंकि अगर ज्यादा बात करेंगे तो बार बार ये रास्ता खुलेगा और फूड के पार्टिंग जो है इस रास्ते में भी जा सकते हैं। अगर फूड का पार्टिंग कोई कर अगर उस रास्ते में चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो आपको तुरंत खांसी आएगी और तुरंत खांसी आएगी तो सारा फूड जो है इसी नोज के रास्ते क्या होगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। बात समझ आ रही नहीं समझ रही? तो यहाँ फूड पहुंचा बोलस, दिस इज द नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, यहाँ कॉमन रास्ता जिसको हम कह रहे हैं लैरिंगोफेरिंग्स। फूड को जाना है इस रास्ते में, जब फूड यहाँ पहुंचेगा तो एपिग्लॉटिस जो है इस रास्ते को बंद कर देगी, ये रास्ता बंद हो जाएगा, एपिग्लॉटिस नीचे गिर जाएगी, ये रास्ता बंद होगा। जब ये रास्ता बंद होगा फूड जो है इस ओसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, आपके स्टमक। बात समझ आई? अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक, इसमें चर्चा करेंगे। फूड पहुंचा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होता हुआ फूड कहां पहुंचेगा, ओसोफेगस में,
और ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो हुआ था थोड़ा सा कहां पर, आपके बगल कैविटी में, जहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। उसके बाद फूड जो है वहां से सीधे पहुंचेगा आपके स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और एसियल से जब मिलेगा तो फूड का पार्शियल डाइजेशन होगा। अब फूड का जब पार्शियल डाइजेशन होगा तो फूड जो बोलस था वो अब क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। ठीक, तो इस स्टमक में डाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे हम डाइजेशन एंजाइम काम कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।